नमस्कार। आज उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। हमारे सारे अभिलेख कंप्लीट हो गए हैं। आज ऐतिहासिक काल हमारा कंप्लीट हो गया है। आज है हमारा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में पहला है प्राचीन काल। तो ऐतिहासिक काल मतलब जिसका इतिहास जो है लिखा गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें हम केवल किससे अनुमान लगाते हैं, जो हमें अवशेष मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल आधा इतिहास अवशेषों पर आधारित होगा और आधा इतिहास लिखा गया होगा, लेकिन ऐतिहासिक काल का संपूर्ण इतिहास जो है वो लिखा गया है। तो आज ऐतिहासिक काल में सबसे पहले 3 भाग होते हैं: प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, यहाँ पे 2 ही होंगे, प्राचीन काल होगा और सीधा आधुनिक होगा। ठीक है, तो प्राचीन काल में पहला जो राजवंश था, ऐतिहासिक काल का पहला राजवंश जो था वो था कुलिंद राजवंश। ठीक, और हमारे इतिहास में अगर उत्तराखंड में किसी ने सबसे पहले उत्तराखंड पर शासन किया है तो वो कुलिंद राजवंश ही है। कुलिंद लोग ही पहले व्यक्ति हैं, पहले राजा हैं जिन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। आपने इससे पहले पढ़ा होगा, सुबाहु एक पुलिंद राजा हुआ करता था, राजा विराट पुलिंद राजा हुआ करता था। ठीक है, तो वही पुलिंद, उन्हीं के वंशज जो बने वो कुलिंद बने। पुलिंद से ही कुलिंद शब्द बना, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो चलिए कुलिंद राजवंश देखते हैं। कुलिंद राजवंश 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक था। ईसा के जन्म से पहले 300 साल तक लगभग ये रहा, 500 से 200 तक। इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो कालकूट थी। कालकूट माने कालसी थी। और दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। शत्रुघ्न नगर माने मथुरा थी। और तीसरी राजधानी इनकी थी बेहट सहारनपुर। इनका धर्म कौन सा हो गया? शैव धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इनके अलग अलग स्थानों पर राजधानियाँ रही। पहले इनकी कालसी कालकूट थी। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट है, ये आपको पहले बताया था। उस समय कहा था कि आएगा करके, कुलिंदों की राजधानी भी रही, उस समय भी ये पॉइंट आया था शायद। ठीक, तो कालसी या कालकूट इनकी पहली राजधानी है। द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न नगर मथुरा है। तृतीय राजधानी बेहट सहारनपुर है। ये 3 राजधानियाँ थी इनकी। इसके अलावा इनका जो पहला धर्म था वो शैव धर्म था और दूसरा धर्म जो है वो बौद्ध धर्म था। कुलिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था, ना कि ऐतिहासिक, क्योंकि इसका भी इतिहास लिखा नहीं गया है। इसके इतिहास की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें किससे मिलती है? इसके सिक्कों से। ठीक है, ऐतिहासिक किसे कहेंगे? जो जिसके बारे में इतिहास लिखा भी गया हो। तो कुलिंदों के बारे में लिखा नहीं गया है कुछ, इसके सिक्के मिले हैं बस। ठीक है, तो इसलिए इसे प्रथम राजनीतिक माना जाता है। राजनीतिक माने होता है जिसने राज किया। तो उत्तराखंड पे अगर किसी ने सबसे पहले, देवकाल के बाद अगर किसी ने सबसे पहले राज किया तो वो कुलिंद राजवंश है। ऐतिहासिक हम इसे इसलिए नहीं कह रहे हैं पहला, क्योंकि पहला राजनीतिक और ऐतिहासिक नहीं कह रहे हैं, इसे केवल राजनीतिक कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक मतलब जिसके बारे में लिखित में जानकारी हो, उसी को ऐतिहासिक कहेंगे। ठीक है, अब आगे। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुलिंदों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल के जो भारतीय साहित्य हैं उनमें कुलिंदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो पुलिंद नाम से मिलता है। ठीक है, इसलिए विद्वान इसे राजनीतिक ही मानते हैं, ऐतिहासिक नहीं मानते हैं। अगर ऐसे उल्लेख मिलता या इनके बारे में लिखा गया होता तो ये क्या होते? ये ऐतिहासिक वंश भी होता, लेकिन वो पुलिंद शब्द है। तो कुछ विद्वान पुलिंदों को कुलिंद मानते हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। कुलिंद राजवंश के समय इस क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा जाता था। किस क्षेत्र को? जो कालसी वाला यानी उत्तराखंड क्षेत्र को, संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मपुर कहा जाता था। इनका साम्राज्य मूलतः गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र के आसपास था। ठीक है, गंगा यमुना का जो उपजाऊ क्षेत्र है, यानी वही कालसी वाला एरिया हो गया। कालसी से इधर को पूर्व की तरफ को, ठीक, गंगा तक के क्षेत्र को। तो इन्हीं के बीच का जो क्षेत्र होता था, जैसे हमारा ये उत्तराखंड है, यह हमारा उत्तराखंड हो गया। यहाँ ये यमुना नदी हो गई इधर पश्चिम में, बीच में ये गंगा नदी हो गई ऐसे। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये था इनका मेन एरिया। ठीक है, महाभारत में अनेक स्थान पर कुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है।
ठीक है, महाभारत में पुलिंद शब्द का प्रयोग है वो। ठीक, महाभारत में कुड़िंदु के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? द्विज। महाभारत में इसका उल्लेख पैशाच, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुड़िंदु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत में इनका उल्लेख पैशाच, अम्बष्ट और बर्बर नामक पर्वतीय जातियों के साथ हुआ है। ठीक है, पैशाच जाति, अम्बष्ट जाति और बर्बर नामक जो पर्वतीय जाति है वो यही है महाभारत में। विष्णु पुराण में कुड़िंदों को कुड़िंदोपत्यकश्य कहा गया है। विष्णु पुराण में कुड़िंदों को क्या कहा गया? कुड़िंदोपत्यकश्य कहा गया है। ठीक है, कुड़िंदोपत्यकश्य। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी कुड़िंदों का वर्णन किया गया है, जिसमें इनको कुलुन कहा गया है। क्या कहा गया है? कुलुन। रामायण के किष्किंधा कांड में भी कुड़िंदों का वर्णन मिलता है। किष्किंधा कांड में कुड़िंदु का वर्णन मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि कुड़िंद सैलोदा नदी के दोनों तटों पर निवास करते थे। ठीक है, तो एक सैलोदा नदी का वर्णन है, उसके दोनों ही तटों पर निवास करते थे, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो महाभारत में वर्णित सैलोदा नदी के दोनों तटों पर निवास करने वाली जनजाति वंश कौन सा है? तो कुड़िंद राजवंश है। महाभारत में जिस शक्तिशाली शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है वो कुड़िंद जाति से संबंधित था। ठीक है, विद्वान मानते हैं ऐसा कि था तो वो पुलिंद, लेकिन पुलिंद से कुड़िंद बना, ऐसा विद्वान मानते हैं कि पुलिंद ही कुड़िंद होगा। सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। किसकी ओर से भाग लिया था? पांडवों की ओर से सुबाहु ने। ठीक है, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीपुर। सुबाहु को कुड़िंद वंश का संस्थापक माना जाता है और उनकी कुड़िंदाधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो किसको माना जाता है संस्थापक? किसको माना जाता है? सुबाहु को ही माना जाता है। अब सुबाहु देखो किस वंश का हो गया? वो देवकाल के बाद, महाभारत काल की बात हो गई। ठीक, उनकी कुड़िंदाधिपति की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसकी उपाधि प्राप्त हुई थी इनको? कुड़िंदाधिपति। कुड़िंदाधिपति की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? सुबाहु को। कुड़िंदों के इतिहास की जानकारी के लिए कुछ अभिलेख व मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इनकी जानकारी जो हमें मिलती है वो अभिलेख और मुद्राओं के आधार पर ही मिलती है। भारतीय साहित्यों में महाभारत एवं अष्टाध्यायी कुड़िंदु के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, महाभारत और अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये जो है कुड़िंदु के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण भी कुड़िंदु के संबंध में जानकारी देते हैं। तो महाभारत, अष्टाध्यायी, ठीक है, और विदेशी लेखकों ने भी वर्णन किया है, टॉलमी ने खासकर। ठीक है, विदेशी लेखकों में टॉलमी ने कुड़िंद राज्य का वर्णन किया है। कुड़िंद राजवंश से संबंधित अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 4 अभिलेख भरहुत से तथा 1 अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न नगर से 1 अभिलेख प्राप्त हुआ है। 4 अभिलेख भरहुत से प्राप्त हुए। भरहुत कहाँ पड़ता है? ये MP में। ठीक है, कुड़िंद मुद्राओं में उत्कीर्ण लेख, अब आप ये मत कहना कि केवल उत्तराखंड तक ही इनका शासन था। ठीक है, कुड़िंद मुद्राओं में उत्कीर्ण लेखों के आधार पर निम्न कुड़िंद शासकों के नाम प्राप्त होते हैं: विषदेव, अग्रराज, धनभूति, धनभूति दुदी, बलभूति, अमोघभूति, मार्गभूति या मगभत कहते हैं जिसे, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालिका, छत्रेश्वर, भानु, रावण, कुड़िंद, कादस, रज, बलभूतिस, राजकुड़िंदय, अमोघभूतिस, महारजस। ठीक है, ये नाम इनकी मुद्राओं में इनके मिलते हैं राजाओं के। ठीक, संभवतः इनको राजा ही माना जाता है। इन कुड़िंद मुद्राओं पर खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। ठीक, कौन सी लिपि उत्कीर्ण है? खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। कुड़िंदों की जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, हमें मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, उन पर कौन सी लिपियां हैं? खरोष्टी और ब्राह्मी, दोनों ही लिपियां हैं, क्योंकि हम इनके इतिहास की जानकारी ही सिक्कों से ले रहे हैं। ठीक है, अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं क्या हुई? जैसे जो राजा हुआ उसने उन पर अपना फ़ोटो बनाया, अपना नाम लिख दिया। ठीक है, तो उसी के प्रकार की हो गई। जैसे कोई रावण राजा होता तो रावण की जो रावण प्रकार की मुद्राएं हो जाती, रावण अपना नाम लिखता उनमें रावण, तो रावण प्रकार की मुद्रा हो जाती। ठीक है, वैसे अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं आपको समझ में आ रहा होगा कि अमोघभूति के सिक्के हैं। 31 से 38 ग्राम ग्रेन वजन तक की हैं तथा ताम्र मुद्राएं 9.5 से 252 ग्रेन वजन तक की हैं। ठीक है, तो रजत इनका वेट भी इस प्रकार से है।
मौर्य काल या उससे पूर्व काल में कुड़िंद शासकों के नामों का कहीं उल्लेख न होने तथा प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में कुड़िंद जनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। तो मौर्य काल या उससे पूर्व लगभग ये 500 से 200 ईसा पूर्व तक रहे थे। तो मौर्य काल से पहले कुड़िंद शासकों के नामों का कहीं उल्लेख नहीं है, कोई भी राजा का उल्लेख नहीं है। तो प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं के आधार पर विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि इस काल में कुड़िंद जनपद में गणतंत्रात्मक शासन स्थापित था। अब राजा का नाम मिलेगा नहीं तो यही तो कहेंगे कि जनता का शासन होगा फिर, ठीक, क्योंकि कुड़िंदों की प्रारंभिक मुद्राओं में किसी शासक का नाम ही नहीं मिलता है। अगर नाम मिलता तो कहते कि ये राजा था, राजा का शासन था, लेकिन अब शासक का नाम ही नहीं मिलता है तो कहते हैं कि कोई राजा ही नहीं था, बल्कि मात्र कुड़िंद ही उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त तो कुछ कुड़िंद मुद्राओं में कादस्थ भी उत्कीर्ण है। कादस्थ शब्द उत्कीर्ण है। कुड़िंद जनपद पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलज नदी तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटियों से दक्षिण में बेहट तक के क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है, ये हो गई इसकी सीमा। पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलज नदी तक। सतलज नदी कहाँ बही? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, काली नदी हमारे उत्तराखंड में हो गई है यहाँ से, और यहाँ हिमाचल प्रदेश हमारे बगल में सतलज नदी तक। ठीक है, पश्चिम में सतलज नदी तक, उत्तर में हिमालय की तलहटियाँ, तो हिमालय की तलहटियाँ तो हो ही गई हमारी। ठीक है, तथा दक्षिण में बेहट तक, बेहट कहाँ है? सहारनपुर, ठीक है, तक फैला हुआ था। क्योंकि कुड़िंदों की मुद्राएं यमुना की पूर्वी एवं पश्चिमी घाटियों कांगड़ा, करनाल, सुनेत, अम्बाला, जो यमुना नदी है उसी के पूर्व पश्चिम दोनों तरफ, ठीक है, सहारनपुर, गढ़वाल, कुमाऊं के अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं, अनेक स्थानों से प्राप्त हुई है। अब तक जिस शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है वह अमोघभूति। यदि आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे किनारे ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त हुई तो आप यमुना नदी कहोगे। ठीक है, क्योंकि यमुना नदी के अगल बगल ही कुड़िंदों का निवास था। और सबसे ज़्यादा मुद्राएं किसकी प्राप्त हुई हैं? अमोघभूति नामक राजा की हुई हैं, जिससे यह पता चलता है कि अमोघभूति का शासनकाल में कुड़िंद जनपद का चरमोत्कर्ष काल रहा होगा। अब केवल उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हमें अमोघभूति की। ठीक है, अगर किसी अन्य राजा की ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त होती तो हम कहते कि वह राजा शक्तिशाली था। हमें तो वही लगता है ना शक्तिशाली। ठीक है, हमें उसी के बारे में जानकारी प्राप्त, हमारी नज़र में वही शक्तिशाली होता, जिसके हमें सब, अब जो शक्तिशाली होगा वही अपने सबसे ज़्यादा सिक्के चलाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा। ठीक है, और उसी का काल जो है चरमोत्कर्ष का काल माना जाएगा। चरमोत्कर्ष का काल मतलब उत्कृष्ट, ठीक है, अच्छा काल, तरक्की का काल। कुड़िंदों की कुछ मुद्राएं देहरादून, बेहट और भेड़ागांव से भी प्राप्त हुई हैं। तो इन स्थानों से भी प्राप्त हुई है। भेड़ागांव से प्राप्त हुई है, देहरादून से प्राप्त हुई है, बेहट से प्राप्त हुई हैं। अब है कुड़िंद मुद्राएं। ये मुद्राएं रजत एवं ताम्र धातुओं से निर्मित हैं। कुड़िंदों की जो मुद्राएं हैं किन किन धातुओं से निर्मित हैं? सोने की तो नहीं है, रजत एवं ताम्र धातु से निर्मित हैं, यानी चांदी और तांबे से निर्मित हैं। कुड़िंद मुद्राओं में उनको प्रसिद्ध करने वाले शासकों का नाम भी अंकित है। तो जिस राजा की वो मूर्तियाँ सिक्के हैं उनमें उसका नाम भी लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा किसकी प्राप्त हुई? अमोघभूति की, इसलिए अमोघभूति सबसे प्रतापी राजा कुड़िंद वंश का। ठीक, अमोघभूति की मुद्राओं में लेख खरोष्टी लिपि एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य शासकों की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। ठीक है, अमोघभूति का जो मुद्राएं हैं उनमें दोनों ही लिपियां हैं, खरोष्टी भी है और ब्राह्मी भी है, लेकिन जो अन्य शासक है उनके उसमें केवल ब्राह्मी लिपि ही लिखी गई है। अब कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार। कुड़िंद मुद्राओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, नंबर 1 प्रारंभिक मुद्राएं और नंबर 2 परवर्ती मुद्राएं। ठीक है, तो दो प्रकार की मुद्राएं हैं इनकी, एक प्रारंभिक हैं और एक परवर्ती हैं, यानी पहले वाली और बाद वाली। ठीक, तो कुड़िंद मुद्राओं को हम कल पढ़ेंगे क्योंकि मुद्राओं के आधार पर ही इनका पूरा इतिहास लिखा गया है। उम्मीद है आपको इजीली ये समझ में आया होगा। ठीक, नमस्कार, जय हिंद।